ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा +1 फिज़िक्स के अंदर हैं हम। कल करवाया था वैसे ये डेरिवेशन, बट बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रह गई क्योंकि कल तीनों एक साथ आ गई। व्हेन क्वांटिटीज़ आर एडिड, व्हेन क्वांटिटीज़ आर सब्ट्रैक्टेड, व्हेन क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड एंड व्हेन क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड। जो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीज़न है ना, उस डेरिवेशन को दोबारा से करवाया जा रहा है। प्लीज़ आप देखिएगा गाइज, हम भी थोड़ा सा सिंसियरिटी से काम करेंगे। देखो, आज कह रहे हैं कि व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइड, जब फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड होगी। एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूं तो आपको क्लियर कर दिया जा रहा है, व्हेन एवर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर आइदर एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, error in their resultant quantity are always be added only। मतलब या तो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है। बेटा उनकी रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। इसी बात को फोकस करना है। तो देखो, z इज इक्वल टू ए बाई बी। बेटा z कल भी बोल दिया गया था, वैसे बता दूं, z इज द रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ए बी द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, b इज द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ये कह रहा है ऐड द एरर। इस इक्वेशन 1 में एरर ऐड करो। z में एरर ऐड कर दिया, z प्लस माइनस डेल्टा z। a में एरर ऐड किया, a प्लस माइनस डेल्टा a। b में ऐड किया, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब आपको क्या करना है? मैथ्स सोल्व करना आता है। नीचे वाली पूरी ब्रैकेट को उठा करके ऊपर ले जाओ। तो जब इस पूरी ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे, अभी ब्रैकेट के बाहर पावर कुछ भी नहीं है तो पावर को 1 मानेंगे। जब इसको नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। इसलिए z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। ऊपर वाली ब्रैकेट ऐसे ही है, नीचे वाली ब्रैकेट जब ऊपर गई तो इसके ऊपर -1 पावर आ गई। क्लियर? यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कह रहे अप्लाइंग द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। गाइस बार बार बोला गया था कल, एक बार दोबारा से फिर देख लीजिएगा। बेटा बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि ब्रैकेट के अंदर से कांस्टेंट फैक्टर को बाहर निकाल दो, बची हुई क्वांटिटी को उसी फैक्टर से डिवाइड करो। एक ब्रैकेट के अंदर से कांस्टेंट फैक्टर को बाहर निकाल लो, बची हुई फैक्टर को उसी से डिवाइड करो। तो देखो, यहाँ बाइनोमियल लगी तो z बाहर आया, यहाँ कौन बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a बाहर आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और b बाहर आएगा। ब्रैकेट के बाहर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और b बाहर आएगा तो b पर 1 यूनिट नेगेटिव होगा। b 1 यूनिट नेगेटिव, अंदर कौन बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ये चीज़ निकल करके आ गई। z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, b इनवर्स 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। आ गया बेटा। a और b इनवर्स किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहाँ दोबारा से लिख दिया है a और b इनवर्स। b इनवर्स का मतलब b ऑटोमेटिक एक कांस्टेंट फैक्टर के नीचे है, और कांस्टेंट फैक्टर कौन है? a। तो क्या होगा? b इनवर्स है, ऑटोमेटिक b a के नीचे चली गई तो a बाई b। तो ब्रैकेट कौन सी बची? 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब आपको बड़े आराम से अपनी मर्जी से इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर दो गाइज, और याद रखना डेल्टा के साथ डेल्टा अगर मल्टीप्लाई हुआ तो प्रोडक्ट 0 आएगा, निश्चित है। तो पहली बार में इस 1 से इस पूरी ब्रैकेट को करूं तो 1 1 जा 1 प्लस माइनस 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा बी बाई बी आ गया। प्लस आपको पता है डेल्टा के साथ डेल्टा सिर्फ प्लस के साइन से शो होगा। यहाँ से करूँ तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 का मतलब डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करूँ डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। देखो डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टेंड्स टू इक्वल टू 0, डेल्टा इंटू डेल्टा 0, ये 0 हो गया। ये 0 हुआ तो देखो आपको भी पता है इस इक्वेशन के स्टार्टिंग में बोला गया था z इज इक्वल टू ए बी। तो बेटा z इज इक्वल टू ए बी है, तो यहाँ लगाइएगा z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z
ए बी को क्या लिख दिया, z, क्यों लिखा पता चला, ये z और ये सारा। अब देखो z से z कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, ये जीरो नेग्लिजिबल फैक्टर। तो हमारे पास बचा क्या, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। इनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट से लिख दो, तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। हम भी तो यही कह रहे थे कि वेन एवर फिजिकल क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, एरर इनसाइड द फिजिकल क्वांटिटीज आर ओनली बी एडिड, वो हमेशा ऐड होंगे। बताइए अब कोई दिक्कत है आपको। उसके बाद गई जब थोड़ा सा आगे चलें हम इससे नई यूनिट की तरफ, तो हमारे पास चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। वैसे इसके सब टाइटल को कई बार ऐसे भी जानते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे पास है। गाइस 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशंस जो 9th क्लास में आपने पढ़ी थी वही दोबारा से बताई जा रही है। कभी तो हम बोल देते हैं मोशन, या हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। मतलब आप मोशन बोलिएगा या ऑब्जेक्ट इन मोशन बोलिएगा, दोनों का एक ही मतलब है। तो गाइस क्या होगा, अब सपोज करिएगा आपको दिख रहा है कैमरे के सामने मेरा हाथ यहाँ है, टाइम नोट कर लिया, 2 सेकंड के बाद ये यहाँ आ गया, फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ आ गया, फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे घड़ी में टाइम बदल रहा है, हाथ भी अपनी पोजीशन बदल रहा है। इसका मतलब हैंड इज इन मोशन। गाइज ऑब्जेक्ट इन मोशन, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ दैट ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन सराउंडिंग। बेटा देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलता है, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एग्जाम्पल, ए रनिंग कार, ए फ्लाइंग बर्ड्स, ए फ्लाइंग एरोप्लेन। कह रहे गाइस कोई भी उड़ता हुआ जहाज है, उड़ता हुआ पक्षी है, या रोड के ऊपर कोई बच्चा दौड़ रहा है। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। ये सारे मोशन के एग्जाम्पल है। रेस्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोला जाएगा इफ द ऑब्जेक्ट नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन देयर सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ सराउंडिंग में अपनी पोजीशन नहीं बदलता तो हम उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। फॉर एग्जांपल, बोर्ड, ड्यूअल डेस्क, चेयर, टेबल इनसाइड द क्लासरूम आर द एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। एक बात बोली जा रही है गाइस इस चैप्टर में, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कैसे कह सकते हैं गाइस? ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि एक बॉडी रेस्ट में है, वही बॉडी मोशन में भी है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? फिर भी हम बोलेंगे, अगर कोई, ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वही बॉडी उसी टाइम मोशन में भी है, तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, अदरवाइज नॉट। दैट मीन्स if a body is in the rest at the same time, same body also found in motion, then we say rest and motion are relative, otherwise not. I repeat again, if a body is present in rest at the same time, same body also found in motion, then we say rest and motion are relative. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, पैसेंजर्स sit in the compartment of a moving train are in rest with respect to other passenger, but passengers are continue in motion as compared to outer surrounding. बेटा अगर आप एक चलती हुई ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं तो आप अपने साथ वाले पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट अगर आप तुरंत बाहर की तरफ देखें तो आपकी बॉडी लगातार मोशन में है। हेंस दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। आई रिपीट अगेन, इफ द बॉडी इज इन
rest at the same time, same body also found in motion, then we say rest and motion are relative. Passengers are sit in the compartment of a moving train are in rest with respect to other passenger, but passenger are continue in motion with respect to their outer surrounding. कहीं समझ आ गया होगा बेटा। एक बार ये एरर की प्रोपेगेशंस तो आप लिख करके देख ले। ये तीनों डेफिनेशंस स्टार्ट हो गई है, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा। कल इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।